मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको सरकार का या फिर कहना चाहिए शासन का दूसरा महत्वपूर्ण अंग जिसको कार्यपालिका कहा जाता है का अर्थ और उसका प्रकार, उसके प्रकार कि कितने प्रकार की कार्यपालिकाएं विश्व में पाई जाती हैं। तो मुख्य टॉपिक हो गया, बिंदु हो गया कार्यपालिका का अर्थ और प्रकार। इसमें मैं यहाँ पर सबसे पहले कार्यपालिका का अर्थ आपको बताऊंगा, अर्थ के बारे में बताऊंगा। तो इसमें हम देखते हैं कि कार्यपालिका सरकार का द्वितीय महत्वपूर्ण अंग है। यह राज्य के प्रशासन का संचालन करती है और इस प्रकार व्यवस्थापिका द्वारा व्यक्त सामान्य इच्छा को मूर्त रूप प्रदान करती है। इसका सीधा अर्थ ये हो गया कि व्यवस्थापिका कोई कानून का, बजट का निर्माण करती है तो उसको लागू करने का काम, ये उसको मूर्त रूप देने का काम कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। एक विद्वान है गिल क्राइस्ट के शब्दों में उन्होंने क्या कहा है, कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को कार्य रूप में पारित करती है। तो ये गिलक्राइस्ट साहब ने बताया। व्यापक अर्थ में कार्यपालिका राजनीतिक पदाधिकारी तथा स्थायी सार्वजनिक कर्मचारी वर्ग से मिलकर बनती है। एक तो राजनीतिक पदाधिकारी हैं और दूसरे जो स्थायी प्रकार के कर्मचारी जिनका एक निश्चित सेवा काल होता है, उनसे मिलकर कार्यपालिका का निर्माण होता है। प्रोफेसर गार्नर का कहना है कि विस्तृत एवं सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका विभाग में वे सब अधिकारी तथा संस्थाएं शामिल हैं जो कानून के रूप में निर्मित एवं अभिव्यक्त राज्य की इच्छा को क्रियान्वित करते हैं। तो ये प्रोफेसर गार्नर साहब ने बताया। सरल अध्ययन की दृष्टि से या सरलतम प्रकार से हम कार्यपालिका को मोटे रूप से दो भागों में इसको हम बांट सकते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका या फिर स्थायी कार्यपालिका। इसका सरलीकरण है। और अब हम इसके कार्यपालिका के प्रकार लेते हैं कि ये कितनी प्रकार की कार्यपालिका हमें देखने को मिलती है, विश्व में पाई जाती है, विश्व के देशों में, राज्यों में। तो इसमें पहला प्रकार है उसका राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। आजकल कार्यपालिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि और प्रशिक्षित स्थायी प्रशासक मिलजुल कर काम करते हैं। इनमें से प्रथम को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं तथा दूसरे को स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। तो पहले में तो कौन हो गया, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, जो फिर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, उसका मंत्री परिषद, वो सब उसमें आते हैं। दूसरा स्थायी प्रकृति के, जैसे बड़े अपने आईएएस से लेकर एक ग्राम सेवक है और है, जितने भी इसमें आते हैं वो सारा सब वो स्थायी प्रकृति के हैं। तो प्रथम में तो राजनीतिक कार्यपालिका
और दूसरे को स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। प्रथम में किसी राज्य के शासनाध्यक्ष एवं मंत्रिमंडल की गिनती की जाती है। वह दूसरे में समस्त प्रशासनिक ढांचा आता है, जिसमें सार्वजनिक सरकारी अधिकारी व कर्मचारी वर्ग की गणना की जाती है। और इसका कार्य, ये जो दूसरा इसका मुख्य कार्य, मोटा कार्य काम क्या है कि राजनीतिक कार्यपालिका को सहयोग देना। जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद है, उसको सहयोग प्रदान करना। दूसरा है संवैधानिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। जब राज्य के शासनाध्यक्ष सर्वोच्च पदाधिकारी को संवैधानिक दृष्टि से संपूर्ण प्रशासनिक अधिकार प्राप्त होते हैं। संवैधानिक रूप से तो सारे सब अधिकार उसको प्राप्त होते हैं, किंतु व्यवहार में उसकी शक्तियां नाममात्र की होती हैं। इसलिए इस प्रकार की कार्यपालिका को नाममात्र की कार्यपालिका कहा जाता है। जैसे ब्रिटेन की रानी या राजा, जापान का राजा तथा भारत का राष्ट्रपति इसी श्रेणी में आते हैं। इसके विपरीत वास्तविक कार्यपालिका वह है जो व्यवहार में प्रशासन की संपूर्ण शक्तियों का उपभोग करती है। जैसे ब्रिटेन, जापान, भारत में प्रधानमंत्री सहित उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका की श्रेणी में आता है, क्योंकि वास्तव में जो नाममात्र की कार्यपालिका है उसकी शक्तियों का प्रयोग ये करते हैं। तीसरा है एकल व बहुल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका के अंतर्गत कार्यकारिणी की समस्त शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित रहती है। जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्यपालिका एकल है, वहाँ प्रशासन की समस्त शक्तियों का उपभोग राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो एकल कार्यपालिका में क्या है, उसके हाथ में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां होती हैं, केंद्रित होती हैं उसके हाथ में। तो ये इसका है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अमेरिका का राष्ट्रपति। साथ ही जब वास्तविक कार्यपालिका एक इकाई के रूप में कार्य करे तो उसे भी एकल कार्यपालिका कहते हैं। जैसे इंग्लैंड और भारत में मंत्रिपरिषद, क्योंकि मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। अब जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति में कार्यपालिका संपूर्ण शक्ति निहित है, परंतु उसके साथ ही जो संसदीय शासन प्रणालियां हैं उसमें प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, एक व्यक्ति नहीं है, प्रधानमंत्री अकेला नहीं, उसका मंत्रिमंडल है, और वो मंत्री सारे सामूहिक रूप से उनका उत्तरदायित्व होता है। अर्थात एक कोई गलती करता है, गोपनीयता भंग करता है, या तो वो पूरे मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी है। वो कहने का अर्थ सब एक साथ तैरते हैं या फिर सब एक साथ डूबते हैं, तो वो एक की गलती भी पूरे मंत्रिमंडल की गलती मानी जाती है। एक के खिलाफ अविश्वास भी सबके खिलाफ अविश्वास माना जाता है। तो यहाँ पर भी हम इसको भी एकल कार्यपालिका के रूप में ही मानते हैं, क्योंकि उनका सामूहिक उत्तरदायित्व है और वो टीम भावना से काम करते हैं। और इसमें इसका जो एकल कार्यपालिका के जो बहुत ही श्रेष्ठ आदर्श उदाहरण है वो अमेरिका का राष्ट्रपति, भारत, इंग्लैंड, कनाडा आदि देशों के प्रधानमंत्री को गिनाया जा सकता है। और बहुल कार्यपालिका का श्रेष्ठ उदाहरण स्विस संघीय परिषद है। स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति की जगह 7 व्यक्तियों की एक समिति में, जिसे संघीय परिषद कहते हैं, निहित है। इन 7 सदस्यों में से प्रतिवर्ष बारी बारी से एक सदस्य को परिषद का अध्यक्ष चुना जाता है, जिसे संघ का राष्ट्रपति कहते हैं। उसे अपने अन्य सहयोगियों की तुलना में अधिक शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं। तो बहुल कार्यपालिका का श्रेष्ठ उदाहरण इस विश्व में, संसार में स्विस का है, स्विट्जरलैंड का है।
इसमें आगे है वंशानुगत और निर्वाचित कार्यपालिका। यदि राज्य का प्रमुख वंशानुक्रम ढंग से सत्ता प्राप्त करता है तो उसे वंशानुगत कार्यकारी कहा जाएगा। प्राय राजतंत्र में वंशानुगत कार्यपालिका होती है, कार्यकारी होता है। लोकतंत्र में कार्यपालिका का प्रत्यक्ष या परोक्ष ढंग से जनता द्वारा निर्वाचन किया जाता है। निर्वाचन का तरीका राज्य के संविधान और शासन प्रणाली पर निर्भर करता है। तो ये यहाँ पर वंशानुगत और निर्वाचित कार्यपालिका के रूप में है। तो जो राजतंत्र है उसमें तो वंशानुगत ही होता है, राजा का बेटा, फिर उसके वो उत्तराधिकार चलता रहता है। जबकि निर्वाचन की जो व्यवस्था जहाँ पर है, निर्वाचन के माध्यम से जो कार्यपालिका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आती है, वहाँ इसका आधार है। हाँ, जिन लोकतांत्रिक देशों में निर्वाचन के द्वारा कार्यपालिका आती है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, तो वहाँ के संविधान पर निर्भर है कि वो निर्वाचन का कौन सा तरीका अपनाते हैं, क्या पद्धति, वो वहाँ पर निर्भर करती है। तो ये दो हो गया। और आखिरी उत्तरदायी और अनुत्तरदायी कार्यपालिका। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है और उसे अनुत्तरदायी कार्यपालिका कहा जाता है। संसदीय कार्यपालिका को संसद का अविश्वास होने पर पद से हटाया जा सकता है, जबकि अध्यक्षीय कार्यपालिका को निश्चित अवधि की समाप्ति के पूर्व नहीं हटाया जा सकता। तो एक तो उत्तरदायी, संसदीय शासन प्रणाली में सरकार है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अध्यक्षीय शासन में कार्यपालिका, वहाँ का राष्ट्रपति संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, वो अनुत्तरदायी होता है। तो और जहाँ संसदीय प्रणाली है वहाँ पर वो संसद कार्यपालिका को अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसको पद से हटा सकती है। जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली है वहाँ कार्यपालिका का एक निश्चित कार्यकाल है, उससे पहले उसको नहीं हटाया जा सकता सामान्य परिस्थितियों में। सामान्य क्या, बिल्कुल कहना चाहिए कि वो नहीं हटाया जा सकता। तो इस प्रकार से आपके सहयोग से ये मैंने कार्यपालिका का अर्थ और प्रकार के बारे में विचार संप्रेषित किए, आप तक पहुँचाए। और इसमें कहीं कोई आपको ये लगे कि कुछ छूट गया, हो सकता है ये, तो मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूँ कि आप अच्छी तैयारी करके, और कहीं कोई इसमें कमी रह गई, छूट गया है, तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि वो मेरे संज्ञान में लाएंगे, मुझे अवगत करवाएंगे। और इसमें कोई गलत नहीं होता है। ज्ञान विज्ञान का विकास आदान प्रदान से ही बढ़ता है, वो संपूर्णता को प्राप्त करता है। इसलिए मैं आपके विचारों का बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ लेने की अपेक्षा करता हूँ। और आपने ध्यानपूर्वक सुना, और आज मैं यहीं पर मेरी वाणी को विश्राम देना चाहता हूँ। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।